हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025। सेट 1 है, 36 1 कोड है। तो सेट 1 2 3 चाहे कोई भी हो, बट 30 और 6 कोड होना चाहिए, तो अपने आंसर मैच कर सकते हो। मोस्टली क्वेश्चन सेम ही है। एग्जाम कैसा गया कमेंट कीजिए। तो अभी हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो मैथ्स का ये क्वेश्चन पेपर है आपका। तो देखिए, सेक्शन ए में हम स्टार्ट करते हैं इसका। तो आई होप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा, कमेंट करना। एंड अदर कोर्स की सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 0.4 इज ए या एन। तो देखो यहाँ पे 0.4 का स्क्वायर रूट बोला है कि वो नेचुरल है, रैशनल है, इंटीजर है कि रैशनल है। अब आपको पता है कि 4 अगर होता तो वो तो रैशनल होता, अगर स्क्वायर रूट 4 होता तो वो रैशनल होता। कैसे? देखो, स्क्वायर रूट 4 का मतलब स्क्वायर रूट 4 होता तो आपका तो स्क्वायर रूट 4 होता तो 2 होता ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 रेशनल आ जाता। बट यहाँ पे पॉइंट भी लगा, ध्यान दो। तो पॉइंट लगा है अगर, तो मुझे पॉइंट हटाना पड़ेगा पहले, है ना। तो पॉइंट हटाया तो 10 आया नीचे डिनोमिनेटर में। अब आपको पता है ऊपर भी ये पूरे पे रूट है, तो 4 का रूट तो 2 आ जाएगा, बट 10 का तो पेयर बनता ही नहीं है ना। 10 के तो प्राइम फैक्टर में 2 और 5 सिंगल सिंगल आते हैं, है ना। तो जब 2 और 5 सिंगल सिंगल है तो ये तो रूट से बाहर ही नहीं आएंगे, तो रूट 10 एज इट इज सब रूट के अंदर ही रहेगा। तो अब अगर एक रैशनल है और एक इरेशनल है, तो रैशनल और इरेशनल चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसी में भी हो, तो वो इरेशनल होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर रूट 4 होता तो 2 आता तो रैशनल होता, बट अभी ये इरेशनल है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। किस किस बच्चे ने ऑप्शन डी पे टिक किया है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रूट 10 कभी भी रूट से बाहर नहीं आएगा। तो ये रैशनल और ये इरेशनल, तो दोनों मिला के इरेशनल होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप सब बच्चे ने डी ऑप्शन पे टिक किया होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 एन वेयर एन इज नेचुरल नंबर। 8 एन में जब भी एन की कोई भी पावर आप खोलो, एन नेचुरल नंबर, यानी जो पावर है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो 8 की कोई भी पावर खोलो तो उसका जो यूनिट डिजिट है ना, वो किस नंबर पे कभी एंड नहीं होगा, यानी उसका 8 की कोई भी पावर में यूनिट डिजिट क्या नहीं आएगा कभी भी। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 8 की पावर एन मतलब नेचुरल नंबर लूँ 1 2 3, तो 8 की पावर 1 तो 8 होगा, 8 की पावर 2 64 होगा, 8 की पावर 3 512 होगा। 3 का मतलब 8 की पावर 3 का मतलब 8 × 8 × 8, एंड 8 × 8 × 8 4096 होगा। अब आपको दिख रहा है इसका यूनिट डिजिट 8 पे ख़त्म हो रहा है, इसका 4 आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है। तो यानी 8 की कोई भी पावर ले लो आप, उसमें ना कभी क्या नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, बट 0 नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? इसका रीज़न भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि जब मैं इसकी प्राइम फैक्टर करूँगी ना 2 2 2, तो 2 2 2 में आपका जो प्राइम फैक्टर है वो 2 की पावर तो आया, बट 5 की पावर भी आना चाहिए था। तो यहाँ पे जस्ट 2 की पावर से काम नहीं चलेगा, साथ में 5 पावर भी आएगा। तो अगर ये नहीं है इसके प्राइम फैक्टर में, ये जो भी गिवन क्वेश्चन है, तो उसमें अगर 2 है बट 5 नहीं है, या दोनों होने चाहिए, दोनों होने जरूरी है, 2 और 5। इसके अलावा 3 भी नहीं होना चाहिए, 4 भी नहीं होना, कुछ और नहीं होना चाहिए, 3 7 और कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए 2 और 5 के अलावा। तो यानी इस फॉर्म में अगर कोई प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स वो एंड किस, वो जो भी कोई भी पावर है वो किस पे एंड नहीं होती, वो 0 पे कभी एंड नहीं होती। और वो मैंने करके भी दिखा दिया आपको, है ना। तो यानी कि 8 की कोई भी पावर कहाँ पे एंड नहीं होगी, उसका यूनिट डिजिट कभी 0 नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन सी इसका 0 आंसर है। तो इन्होंने यही पूछा था क्वेश्चन में कि इसका 8 अंक का यूनिट डिजिट क्या कभी भी नहीं हो सकता, कैन नॉट। तो इसका आंसर 0 है, क्योंकि 4 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। वो आप देख रहे हो ना, 4 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, बट 0 नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा, रीज़न ये था। तो ये मैंने थोड़ा डिटेल में समझा दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, और डिटेल कॉन्सेप्ट और सोल्यूशन चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी पूरी की पूरी। तो आप उसमें से क्वेश्चन पेपर्स को, PYQs को ज़रूर सॉल्व करना। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। तो क्वेश्चन 2 का आंसर सी ऑप्शन है। किस किस बच्चे का आंसर 0 आया कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट। इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रियल एंड इक्वल रूट होगा? तो देखो, रियल एंड इक्वल रूट कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो AX² + BX + C, जो भी ये फॉर्म होती है वो क्वाड्रेटिक होती है, जिसमें मैक्सिमम एक्स की और 2 होती है। तो उसके लिए अगर रियल और साथ में इक्वल रूट अगर हो, इक्वल रूट की कंडीशन होती है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है? B² - 4AC, यानी ये 0 के इक्वल होना चाहिए। अब या फिर दूसरी कंडीशन आप कह सकते हो कि ये ना कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में आना चाहिए, मतलब x + a का होल स्क्वायर फॉर्म में अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो आ जाती है, ऐसे कंप्लीट स्क्वायर में आ जाती है, तो वो
आपका कैसा होता है, इक्वल रूट होता है। तो अगर मैं इसमें, वैसे तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे सारे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सब में एक्स की पावर 2, सब में मैक्सिमम दिख रही है मुझे। और ए में भी देखो क्वाड्रेटिक आ ही जाएगा, क्योंकि एक्स, जब मैं x+1 का होल स्क्वायर खोलूँगी तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 2ab, आइडेंटिटी खोलो a+b का होल स्क्वायर, तो ये देखो, और ये यहाँ पे है तो ये सेम नंबर है ना, यहाँ भी और यहाँ भी तो कट गए, तो ये एक्स स्क्वायर तो आ रहा है ना, यानी ये भी क्वाड्रेटिक है। तो चारों क्वाड्रेटिक है, बट इन्होंने पूछा कौन सी रियल और इक्वल रूट है। तो देखो ये एक्स का स्क्वायर आया, ये वाली क्वाड्रेटिक कैसे है, एक्स का स्क्वायर। और मैंने कहा था जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होल स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर में आती है, या फिर x+a का होल स्क्वायर में, तो वो आपकी ना इक्वल रूट की कंडीशन दे देती है। तो ये वाली हम देख रहे हैं एक्स पे होल स्क्वायर आ चुका है, तो यहाँ पे ए भले ही ना है, तो ए का मतलब 0 है ना, तो x+a का होल स्क्वायर, ए कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, तो ये x+0 का होल स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है ना, ऐसे फॉर्म में, तो यानी ये इक्वल रूट वाला है। बाकी आप कोई भी करके देखना, चाहे इसको करके देखो, चाहे इसको, ये कंप्लीट स्क्वायर x+a का होल स्क्वायर फॉर्म में नहीं आएगा, ये x+2 x-2 में आ जाएगा, ये x कॉमन लेके x+1 में आ जाएगा, है ना। तो ये इस फॉर्म में अगर आया तब तो ये कंप्लीट स्क्वायर है, यानी इक्वल रूट देगा, या फिर ये वाली कंडीशन लगा दो आप, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है ना, तो यानी इसका एक, इसके दोनों जीरो इक्वली आएंगे, 0 और दूसरा जीरो भी 0 ही आएगा इसका, है ना। तो जब दोनों जीरो इक्वल हो तो इक्वल रूट होते हैं, ओके। तो ये वाला आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप सबने ए ऑप्शन पे टिक किया होगा, कमेंट ज़रूर करना। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ़ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल रेसिप्रोकल है ईच अदर देन द बी आपको निकालना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी जनरल फॉर्म में नहीं है, आपको पहले इसके ना जनरल फॉर्म से कंपेयर करके इसके ABC निकाल लो, एंड देन बोला इसकी जो जीरो है वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो यहाँ पे मेरे को जीरो का मतलब समझ गए ना, अल्फा और बीटा। तो पहले तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, देखो जीरोस का मतलब होता है अल्फा और बीटा, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² bx+c, पॉलिनोमियल है क्योंकि इक्वेशन होती है तो जीरो भी होता है यहाँ पे। तो ये पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब मैं इसको इससे कंपेयर अगर करूँ तो मुझे दिख रहा है x² के साथ a है, तो यहाँ x² के साथ a है, तो यहाँ तो a ही है, इसका a इसके a के ही इक्वल है। बट इसका b जो x के साथ है, x के साथ b होना चाहिए था, तो यहाँ x के साथ b है, तो b यानी b के इक्वल है। बट c जो कांस्टेंट है वो आपका क्या दिया हुआ है, जो विदाउट x है या x² है, तो वो कांस्टेंट है, तो वो c जो है वो 2a/b है, ठीक है। तो जो भी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी होती है उसको जनरल फॉर्म से आप उसके ABC निकालो। अब आपको कंडीशन क्या दी है कि जो इसके दो रूट है अल्फ़ा और बीटा, जीरोज़ है, उसमें से जो ये वाला रूट है इसका रेसिप्रोकल है, या फिर कह सकते हो ये वाला इसका रेसिप्रोकल है। तो बीटा क्या है, 1/अल्फ़ा है, अल्फ़ा का रेसिप्रोकल है यानी 1/अल्फ़ा है। अब यहाँ से अगर अल्फ़ा को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर भेज दूँ तो अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये नीचे 1 है ना, तो 1 1 जा 1 है ना, तो अल्फ़ा बीटा 1 आ गया। अल्फ़ा बीटा मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट क्या होता है किसी भी रूट्स का, c/a। अब c यहाँ पे c नहीं है, यहाँ पे c 2a/e, तो अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट 1 है, तो प्रोडक्ट का मतलब c/a 1 होना चाहिए। बट c और a तो यहाँ पे इसके हिसाब से देखे जाएंगे ना, तो c इसका 2a/b है और a तो a ही है इस इक्वेशन का, है ना, इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे ये वाला फ्रैक्शन इससे डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला जो नीचे वाला फ्रैक्शन है a/1, ये रेसिप्रोकल हो गया 1/a आ जाएगा, और a से a कट गया, तो 2/b अगर 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके b निकाल लो, b 1 जा b, 2 1 जा 2, तो b आ जाएगा आपका 2। किस किस बच्चे का b 2 आया है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कमेंट करना कि हमारा आंसर 2 आया है, तो फोर्थ का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो अदर कोड के सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो अदर कोड्स को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर जो अपने आंसर चेक करना चाहते हो अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 देखो, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a -3 -4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने इतनी बार सिखा रखा है, जब भी कोई पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकाला जाए, तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, देखो एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस निकालना है ना तो वाई कोऑर्डिनेट ले लिया करो, और वो भी प्लस में लिया करो। डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट लेना है, तो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोला है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट देखो कितना है, -4 है, तो हमें लेकिन प्लस में लेना है, तो माइनस ना लेके प्लस लगाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर यही डिस्टेंस मेरे को वाई एक्सिस से बोल दे, तो वाई एक्सिस से जो होता है प्लस एक्स वाला कोऑर्डिनेट लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस से निकालना है तो वाई वाला कोऑर्डिनेट लो, वो भी पॉजिटिव में, और वाई एक्सिस से निकालना है तो प्लस का एक्स, तो वाई वाला इसमें -4 था, बट आपको 4 लेना था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है।
तो बी 4 आंसर है इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू पैरेलल एक्स वाई पैरेलल बी सी। इसमें देखो ये ट्राइंगल के अंदर अभी तक आपको सिर्फ ये पैरेलल 2 पैरेलल आती थी, अभी यहाँ पे तीनों पैरेलल दे दी और आपको सारी वैल्यूज दी है ए पी 2, पी एक्स 1.5, बी एक्स 4 एंड क्यू वाई 0.75। ए क्यू और सी वाई पहले निकालो और उसे प्लस करो। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, देखो कैसे करना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये ट्राइंगल था पूरा, अब इसमें ये पैरेलल टू ये तीनों पैरेलल दिए। पहले मैं ना तीनों एक साथ नहीं लूँगी, पहले मैं ये वाली पैरेलल ये वाली ले लूँगी, है ना, इसको इसके साथ। तो फर्स्ट स्टेप में हम, और बाकी वैल्यूज़ दी है, ये 2 दी है, ये वाला हिस्सा 1.5 है, ये वाला 4 है एंड ये वाला आपको नहीं मालूम, इसको x मान लो एंड ये वाला भी नहीं मालूम, इसको y मान लो और ये वाला मालूम था 0.75। तो पहले मैंने इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर कर दूँगी। ट्राइंगल कौन सा लिया है मैंने, AXY, ठीक है। तो पहले आप छोटा वाला ट्राइंगल ले लो, इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है, ओके। तो BPT लगा दो। BPT क्या होती है, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि जब ये पैरेलल हो इसके तो ये अपॉन ये AP अपॉन PX, AP अपॉन PX, AX AQ अपॉन QY, है ना। ये मैंने डायरेक्ट लगा दिया, AP अपॉन PX AQ अपॉन QY। अब इसमें AP है 2 एंड ये 1.5 एंड ये x मान लिया, ये 0.75। तो यहाँ से x क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया और ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 175 2 जब 150 और 2 के बाद डेसिमल लगा दिया मैंने, है ना। अभी 150 का पॉइंट हटेगा तो 200 आ जाएगा और इसका ये यहाँ मल्टीप्लाई है डिवाइड में आएगा तो इसका पॉइंट हटेगा तो एक के बाद डेसिमल है तो 10 ऊपर आ गया। अब इसे काटोगे कैंसिल करके ये 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ना ये वाला AXY ना लेके अब मैं क्या करूँगी, ये वाला लूँगी पूरा ABC। सेकेंड स्टेप में ट्राइंगल ABC, क्योंकि मेरे पास x आ गया बट मुझे अब नीचे वाला y निकालना है। तो अब y निकालना है तो मैं कौन सी पैरेलल लाइन लूँगी, ये वाली पैरेलल लाइन लूँगी। अब ये वाली कंसीडर नहीं करेंगे अब हमें, क्योंकि ये वाला हिस्सा निकालना है तो ये वाला हिस्सा तो इस वाले से बन रहा है ना, तो हम XYBC के पैरेलल लेंगे। अब देखो, अब अगर मैं दोबारा से इस ट्राइंगल को कंसीडर करूँ ABC और मैंने XY वाला लिया है, तो XY वाला अगर लिया है BC के पैरेलल तो AX अपॉन BX और AY अपॉन CY हो जाएगा, है ना। अब AX भी आपका 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, ये AX पूरा का पूरा कैसा आएगा 2 और इसको जोड़ के, है ना। तो 2 + 1.5, BX आपका 4 है। इसके बाद AY भी आपका किससे बना है, x + 0.75 से एंड अपॉन में नीचे वाला क्या है y, इसको मैंने y कंसीडर किया। अब x तो हम निकाल चुके थे ना 1, तो इसमें x की वैल्यू 1 रख दी, 1 प्लस करोगे तो 1.75 बन जाएगा। अब y के लिए सॉल्व कर लो, इसको इससे ऐड किया 2 और 1.5 3.5 अपॉन 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3.5 को y से करा एंड 4 को इससे करा। अब y निकालना तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो, पॉइंट हटेगा इसका, तो 1 के बाद है तो 10 और इसमें 2 के बाद था तो यहाँ पे 100 और कैंसिल करोगे ना आप तो 2 आ जाएगा, करके देख लेना, ठीक है। x 1 आएगा, y 2 आएगा। अब x आपको ये दोनों निकालने थे AQ और CY, तो मुझे ये x था ये मेरा y था, x 1 आया था y 2 आया था, तो ये 3 आंसर आएगा। किस किस बच्चे का 3 आंसर आया क्वेश्चन 6 का, C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कमेंट करना सारे बच्चे, तो आई होप सबका ये वाला आंसर आ गया हो, तो कमेंट कीजिए सारे बच्चे क्वेश्चन 6 का आंसर C ऑप्शन किस किस का आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसका आंसर A ऑप्शन आएगा, सॉरी C ऑप्शन, 3 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के, तो एंगल A दिया है, Q दिया है, आपको R + B निकालना है। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करा रखा था आपको। तो यहाँ पे अगर मेरे को ट्राइंगल ऑलरेडी बोल दिया कि ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है तो मुझे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मिल गए। तो एंगल A तो इसका फर्स्ट वर्टेक्स एंगल है तो एंगल P के इक्वल हो जाएगा, है ना। ऐसी एंगल B सेकंड वर्टेक्स इसके एंगल Q के बराबर हो जाएगा। जब भी कोई 2 ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी साइड या एंगल होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब इसका फर्स्ट वर्टेक्स वाला एंगल है तो इसका भी फर्स्ट वर्टेक्स वाला एंगल हो जाएगा, इसका B Q के इक्वल हो जाएगा। और इसका थर्ड वर्टेक्स C है तो इसका R हो जाएगा, है ना। ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन में A दिया था 30, तो P भी आपका 30 आ गया। इसके बाद B और Q बराबर है तो Q 90 दिया था तो B भी 90 आ गया। अब आपको C किसके बराबर है, R के। अब R तो नहीं, C भी नहीं पता, R भी नहीं पता, तो आप निकाल तो सकते हो। 2 पता है तो तीसरा कैसे निकलेगा, 180 में से इन दोनों को माइनस करके। तो पहले 30 90 120 फिर माइनस कर दो तो ये दोनों आपके 60 आ गए। आपको निकालना है R + B, तो R कितना आ गया 60 एंड B कितना था, B आपका Q के बराबर था 90। तो 60 90 150 ऑप्शन C आंसर है। कराया हुआ क्वेश्चन था ये प्लेलिस्ट में से, तो ऑप्शन C मोस्टली क्वेश्चन कराए हुए आए हुए।
तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक किया करो। नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे 4 to 5 PYQ ज़रूर सॉल्व किया करो, और बहुत डिटेल कंसेप्ट के साथ समझाए गए हैं, तो आप समझ लेना उनको अच्छी तरीके से। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है क्वेश्चन 7 का। आई होप सबका आंसर यही आया हो। तो आंसर है 60 और 90 ऐड करोगे तो 150। सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 कॉइन्स है टॉस किए साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था ये तो। 2 कॉइन्स का मतलब एच टेल, टेल एच, टेल टेल, ये आपके आउटकम्स आएंगे। अब आपको एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है 1 तो हेड हो ही हो। अब एटलीस्ट में आप कहाँ जाते हो? एटलीस्ट में आप आगे जाते हो, यानी 1 हेड और 2 हेड। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब 1 भी हो, 2 भी हो सकता है। 2 से ज़्यादा तो इसमें है ही नहीं। अगर 3 वाला कॉइन होता तो 3 भी हो सकते थे, बट 3 वाला तो नहीं टॉस किया ना, तो 2 ही तक है। तो या तो 1 हेड आए या 2 हेड आए। तो एटलीस्ट 1 का मतलब 1 से ज़्यादा भी आ सकता है। 1 बोला है तो 1 से ज़्यादा, जितना जहाँ तक है 1 से ज़्यादा। 2 कॉइन टॉस किए तो 2H, या 3 बार टॉस किया तो 3H भी आ सकते थे। तो यहाँ पे तो मेरे 1H और 2H वाले लेने। अगर एटमोस्ट होता है इसी क्वेश्चन में, एटमोस्ट 1 हेड, तो इसका मतलब होता है 1 हेड हो, और एटमोस्ट का मतलब बैक में जाओ तो यानी 0 हेड। 0 हेड का मतलब दोनों टेल टेल हो, है ना, तब भी आपका 3/4 ही आता, अभी भी 3/4 ही आएगा। तो एटलीस्ट 1 हेड में 1 हेड हो और 2 भी हो सकते हैं। तो 2 वाला तो ये है ना, तो ये 3 बने 3/4। अगर एटमोस्ट होता तो एक एक ये 1 वाला और 9 वाला, तो ये बन जाता ना 9 हेड वाला। तो 1 2 3, तब भी 3/4 ही आता आपका आंसर। तो फिलहाल तो एटलीस्ट 1 हेड है, इसका मतलब समझ गए ना, ये होता है। तो 3/4 ऑप्शन सी किस किस बच्चे का आया है कमेंट कीजिए। एंड अदर कोर्स के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, चेक कर लेना प्लेलिस्ट को। 9th क्वेश्चन देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर PA PB आर टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर O सच दैट P90 AB 3√2 डायमीटर ऑफ सर्कल। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करा रखा था। तो यहाँ पे मेरे को जब भी ऐसा डायग्राम बना होता है ना, तो मुझे समझ जाना चाहिए कि ये ना एक स्क्वायर होता है ना। अब स्क्वायर का ना आपको डायगोनल दिया हुआ था शायद, ये वाला AB क्या है, स्क्वायर का डायगोनल होता है ना। तो शॉर्ट ट्रिक लगानी थी, क्योंकि MCQ है, इतना टाइम तो आप लगाओगे नहीं। फिर भी मैं कंसेप्ट आपको समझाने के लिए लॉन्ग में करा रही हूँ, बट जिनको ये कंसेप्ट आते हैं वो जल्दी शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। तो AB डायगोनल है इस स्क्वायर का। ये जब भी ऐसा बनाओ ना सर्कल, ये यहाँ से टेंजेंट हो और ये ऐसे, तो ये एक स्क्वायर ही होता है। ठीक है, और ये डायगोनल दिया हुआ था आपको स्क्वायर का। तो फिलहाल तो मैं कंसेप्ट बता देती हूँ। देखो ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। तो आपको पता है AP और PB पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट P से बनी है ना दोनों टेंजेंट, तो ये दोनों बराबर होंगी। AP और BP बराबर होंगी, और ये रेडियस भी बराबर होंगी। तो ये रेडियस इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है, उसके अलावा ये सारे एंगल 90 भी है, क्योंकि रेडियस जो होती है टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 होती है। आपको ये वाला तो ऑलरेडी 90 गिवन है क्वेश्चन में। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, क्योंकि रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये सारी परपेंडिकुलर का मतलब ये तो समझ आ गया कि ईच एंगल 90 है। ओके, तो यहाँ से मेरे को पता चला कि सारे परपेंडिकुलर्स बन रहे हैं। रेडियस इस वाले टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, ये वाली रेडियस इस पे परपेंडिकुलर है, ऑलरेडी ये गिवन है। तो जब सारे परपेंडिकुलर है, इट मीन सारे एंगल 90 है ना। उसका दूसरा मतलब, अब आपको मैंने क्या बोला कि एक पॉइंट से 2 टेंजेंट बनती है, तो वो भी बराबर, और रेडियस भी बराबर है। तो देखो यहाँ से मुझे दिखा कि ईच एंगल 90, यानी रेक्टेंगल तो पक्का है, ईच एंगल 90 है। अब स्क्वायर होने के लिए रेक्टेंगल में तो जस्ट अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, बट यहाँ पे देखो एडजेसेंट भी तो इक्वल आ रही है, ये इसके इक्वल आ रही है, ये इसके, यानी एडजेसेंट भी इक्वल आ रही है। तो अगर सिर्फ 90 है तो मैं मानती ये रेक्टेंगल होता, बट ये एडजेसेंट भी इक्वल दे रहा है साइड को, तो इट मीन्स ये एक स्क्वायर है। तो ये समझ जाओ कि ये जब भी ऐसा वाला डायग्राम बनता है ना, तो ये एक स्क्वायर होता है। तो ये मैंने समझाने के लिए इतना सारा बताया, आपको इतना सारा करना नहीं था। MCQ क्वेश्चन था तो डायरेक्ट लगानी थी प्रॉपर्टी। तो ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को डायगोनल A भी दिया हुआ था क्वेश्चन में 3√2, और किसी भी स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट साइड इंटू √2। पाइथागोरस से भी आप निकाल सकते हो, पर डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो। स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला होता है साइड इंटू √2। √2 से √2 कट गया, तो साइड इस स्क्वायर की 3 आ गई, ठीक है। अब क्योंकि ये एक स्क्वायर है, तो मेरे को पता है इसकी साइड रेडियस के ही इक्वल होगी। ये वाली साइड रेडियस की तो इक्वल होगी, क्योंकि सारी साइड इक्वल आ जाएंगी। तो इसकी साइड रेडियस के इक्वल हो जाएगी। और डायमीटर निकालना था, तो रेडियस अगर 3 है, क्योंकि साइड 3 आई है, तो डायमीटर डबल कर दो, 6 आ जाएगा। तो किस किस को ये कंसेप्ट भी समझ आ गया। एंड ट्रिक क्या लगानी थी आपको, इतना लंबा नहीं करना था, आपको जस्ट पता था ये एक स्क्वायर है, तो डायगोनल से आप पहले साइड निकाल लेते, देन रेडियस निकाल लेते और डायमीटर निकाल लेते। तो 6 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप सबका आंसर 9th का आंसर, क्वेश्चन 9th है ये,
इसका आंसर डी ऑप्शन सबने लगाया हो तो 6 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10th, फॉर अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस 5 है, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 5। तो देखो पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट जो होती है वो एक टाइम पे सिर्फ 2 ही बन पाती है ना, क्योंकि टेंजेंट भी बनानी है और पैरेलल भी बनानी है, तो वो ऐसे ये डायमीटर के लॉन्ग बनती है, ये सबको पता होगा। तो जो डिस्टेंस होता है ना पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट का, तो देखो यहाँ से एक रेडियस और यहाँ से एक रेडियस, तो कह सकते हो कि जो डिस्टेंस होता है ना वो डबल ऑफ रेडियस या फिर डायमीटर के इक्वल होता है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट डायमीटर होना चाहिए था। तो डायमीटर का मतलब रेडियस अगर 5 है तो डायमीटर 10, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डायमीटर के ही इक्वल होना चाहिए, तो 10 सेंटीमीटर के इक्वल होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि कौन सा ट्रू है, तो डिस्टेंस एवरी पैरेलल टेंजेंट 5 होगा, नहीं रेडियस के थोड़ा बराबर होगा, डायमीटर के बराबर होगा। डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट 10, यस डायमीटर 10 है तो इसलिए 10 के ही इक्वल होगा। इन्होंने बोला थर्ड 5 एंड 10 के बीच में, अगर नहीं कन्फर्म डेट डायमीटर के इक्वल होगा, कोई भी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट जो बनेगी वो डायमीटर के इक्वल होगी, तो ये भी गलत है। एंड लास्ट वाला, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल फ्रॉम वेयर लेंथ ऑफ टेंजेंट इन 5। नहीं आउटसाइड तो हो ही नहीं सकता ना, टेंजेंट तो फिर बाहर चली गई ना, तो ये भी नहीं है। तो करेक्ट वाला पूछा है तो ये डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर पैरेलल टेंजेंट 10, क्यू ऑप्शन वाला ठीक है इसका, क्यू मतलब बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो किस किस बच्चे ने क्यू या बी ऑप्शन पे टिक किया है, बिल्कुल ठीक है उनका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये तो बहुत ही सिंपल था कि एक ये रेडियस टेंजेंट पे दिखा दी, तो ये एंगल्स निकालने थे, ये 3x है, ये नहीं निकालना है आपको, 2x निकालना था। तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट लगाना था। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। तो हमें पता है कोई भी रेडियस और टेंजेंट में एक प्रॉपर्टी होती है, रेडियस अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनती है तो वो 90 बनाती है पक्का। तो मुझे पता है ओ एस जो है रेडियस वो टेंजेंट एस टी पे परपेंडिकुलर है। अब 90 डिग्री का एंगल वाला ये 90 मिल गया, ये 3x है, ये x है, तो इस पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। 3x x 90 180, तो x को जोड़ के 4x, 90 को इधर भेज दिया, प्लस है तो माइनस कर दो 90, x निकालना है तो मल्टीप्लाई 4 है तो डिवाइड में आ गया, कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल होगा। अब मैंने इसे और कैंसिल नहीं किया क्योंकि मुझे x नहीं निकालना, मुझे 2x निकालना है, तो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। अब मेरे को 45/2 x आया है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 2 से 2 कट गया, 45 डिग्री। बी ऑप्शन किस किस बच्चे का है, बिल्कुल ठीक आंसर है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 45, 2x निकालना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x दिस एंड y दिस x रेशो y। तो पहले आपको इसको सॉल्व करना था, ये टेबल से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू पुट करनी है, फिर x y का रेशो निकालना था। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 2 10 30, x को ऐसे रखो, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस 10 30 की 1/√3 एंड स्क्वायर भी लगा है। सेम ऐसे यहाँ भी मैंने वैल्यूज़ रख दी। अब मेरे को दिख रहा है 2 1 = 2/√3, मल्टीप्लाई सिर्फ ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से, तो 2 1 = 2 एंड √3 1 है ना नीचे, तो √3। सेम ऐसे ही पहले इसको खोल लो, 1 + 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि 1/√3 पे स्क्वायर है, मतलब 1 पे स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, है ना। तो नीचे वाला आपका आ जाएगा 1 + 1/3, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 1 पे स्क्वायर तो 1 होगा, बट √3 पे स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा। तो इसका एलसीएम लिया है, फिर मैंने 3 और 1 का एलसीएम लिया, 3 आया। और फिर ये जब अलग अलग होते हैं, प्राइम नंबर कह लो या फिर दोनों के कॉमन फैक्टर नहीं होते अगर, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ 3 1 = 3, 1 1 = 1, ठीक है। अब ये वाला फ्रैक्शन इस वाले फ्रैक्शन से डिवाइड है, इसका मतलब ये वाला जो नीचे वाला है वो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ भी किया है, ध्यान रखना यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे और फिर इसको उल्टा करके और इसको उल्टा करके, क्योंकि ये डिवाइड में नीचे है ना, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया अभी फ़िलहाल। तो 2/√3 एंड ये रेसिप्रोकल किया है, देखो 4/3 है ना, तो ये 3/4 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गए। सेम ऐसे ये वाला लेकिन 4 नहीं होगा, ये 2/3 है, 3 - 1 2, 2/3, तो ये 3/2 हो जाएगा। अब ये आपको x/y निकालना है, तो y को तो डिवाइड में ले आओ, यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ आया है तो इसको वहाँ जाना पड़ेगा, है ना, इसको एज इट इज़ लिखो, बट इसको वहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि y नीचे आया है, तो यहाँ वाला अब इधर डिवाइड में जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जो 2 और 3 है वो तो नीचे आ गए और 4 और √3 ऊपर आ जाएंगे, और फिर इसे कैंसिल कर यार, 2 से 2, 3 से 3, √3 से √3, 2 1 = 2 2 जा, तो 2
बचा और 1 नीचे बचा, तो 2:1 इसका आंसर है, XY का रेशो। तो 2:1 सी ऑप्शन किस किस बच्चे का है, बिल्कुल ठीक है इनका आंसर। तो इसका आंसर आपका 2:1 सी ऑप्शन क्वेश्चन 12 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13, अ पिकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ट्री, हाइट 10 मीटर है उस ट्री की, ऑब्जर्व करता है स्नेक जो कि ग्राउंड में चल रहा था। स्नेक कितना अवे था बेस ऑफ ट्री से, 10√3, और आपको डिप्रेशन निकालना है स्नेक का आई ऑफ पिकॉक से। तो मतलब ये ट्री था, ट्री की हाइट 10 थी, बेस से जो स्नेक है वो कितनी दूरी पे है, 10√3। पिकॉक ऊपर है, पिकॉक तो ऊपर से देख रहा है ना, ऊपर से ये स्नेक है, यहाँ पे स्नेक कितना दूर है, 10√3। तो पिकॉक ऊपर से नीचे देखेगा तो डिप्रेशन एंगल ऊपर से बनाते हैं और फिर इसे अल्टरनेट करके नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर लो, इसमें आपको थीटा निकालना था। तो मुझे दिख रहा है परपेंडिकुलर और बेस मुझे दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये थीटा है तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि 90 तो यहाँ पे बन रहा है, तो ये तो हाइपोटेन्यूज होता है ना 90 के अपोजिट। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ए बी अपॉन बी सी मुझे पता था, 10/10√3, 10 से 10 कटा 1/√3, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा होगा, और 10 थीटा में थीटा आपको निकालना है, तो 1/√3 और ये 10 थीटा। अब ये यहाँ 10 है तो इसको भी 10 में बदल दो, तो 1/√3 कब होता है, 10 30 पे होता है ना, तो थीटा आपका 30 आ जाएगा। तो 30 ए ऑप्शन इसका करेक्ट है 13 का, तो 30 मतलब ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ अ कोन ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम हॉलोड आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर, देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ कोन हॉलोड आउट। बोला है कि कोन जो है वो मैक्सिमम वॉल्यूम, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ले रहा है सॉलिड वुडन सिलेंडर का। तो एक पूरा वुडन सिलेंडर था सॉलिड, अब इसमें से मैंने कोन का हॉलोड आउट किया और मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट बोल दिया। तो मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट मतलब ये एक तो इसके पूरे बेस को कवर करेगा और पूरी इसकी हाइट को भी कवर करेगा। मतलब जब भी ग्रेटेस्ट या सबसे मैक्सिमम हॉलो करना हो कोन को किसी से, तो यानी हाइट ऑफ कोन हाइट ऑफ सिलेंडर की बराबर होनी चाहिए थी, क्योंकि मैक्सिमम लानी है, तो मैक्सिमम मतलब इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों बराबर होनी चाहिए, और रेडियस भी इसकी पूरी जो सिलेंडर की है वो इसकी भी होनी चाहिए, तो दोनों की रेडियस भी इक्वल है और दोनों की हाइट भी इक्वल है। अब क्वेश्चन में कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, 1/3 πr²h, सिलेंडर का πr²h होता है, आर और एच इनकी दोनों की सेम ही रखनी है। अब आपको रिमेनिंग वर्सेस कोन का रेशो निकालना है, तो पहले आप रिमेनिंग वॉल्यूम निकाल लो। कैसे निकलेगा, पूरे सिलेंडर में से आपने इसको हॉलो किया है, हटा दिया ना, तो इसमें से इस कोन को माइनस करना पड़ेगा, तो रिमेनिंग का वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h है और ये 1/3 πr²h है, तो ये एक तरह से ये 1 πr²h है और ये 1/3, तो ये तो लाइक टर्म्स है, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगी। 1 में से 1/3 माइनस करो, 2/3 बचेगा, तो रिमेनिंग वाला 2/3 πr²h है, कोन का 1/3 πr²h है, πr² कट गया, 2/3 अपॉन 1/3, ये नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 2/1, 2:1 इसका भी आंसर है। ऑप्शन सी किस किस बच्चे का आया कमेंट ज़रूर करना, ये इसका आंसर भी 2:1 है 14 का। तो आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, एंड नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे इसे अच्छी तरह से समझ के और भी PYQs को सॉल्व कर लेना, एंड अदर कोर्स की सोल्यूशन भी आप चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट चेक कर लेनी है, एंड इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, 1000 लाइक जल्दी से जल्दी कर दो ताकि मैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन करा सकूँ। तो 15 क्वेश्चन देखो, इफ़ द मॉड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन 10 है, सम ऑफ मीन एंड मीडियन 25 है, मीन एंड मीडियन आपको निकालना था। यहाँ पे देखो मॉड तो दिया है बट मीन एंड मीडियन का सम दिया हुआ है, तो ध्यान देने वाली बात है कि मेरे को ये तो पता है कि इन तीनों के बीच में ये फॉर्मूला होता है, ये रिलेशनशिप होती है, ये रिलेशनशिप याद रखा करो। जब भी मॉड मीड और मीडियन और मीन तीनों एक साथ आ जाए ना, तो ये रिलेशनशिप लगाया करो। मॉड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसे एम्पेरिकल रिलेशनशिप कहते हैं। तो मॉड 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मेरे को क्वेश्चन में मॉड तो दे दिया 10 है, बट मीन और मीडियन का मुझको सम दिया हुआ है 25। तो मैं मान लेती हूँ मीन को x, तो मीडियन कितनी आ जाएगी, मीडियन आ जाएगी 25 में से x माइनस करके। तो मैंने मीन को x माना, तो मीडियन मेरी 25 माइनस x है। अब मैंने ये वैल्यू और ये वैल्यू इस रिलेशनशिप में लगा दी, तो मॉड 10 रख दिया, 3 मीडियन की जगह कितना रख दूँगी, 3 मीडियन है ना, मीडियन कितना है 25 माइनस x, तो 3 पूरे से मल्टीप्लाई होगा। 2 मीन को क्या माना मैंने, x माना। अब इसे x के लिए सॉल्व कर लो, ब्रैकेट के बाहर है ये पूरा, तो ये पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा इससे, 25 3 से होगा 75, फिर 3x से भी होगा, बट ये तो अलग से है, ये तो सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसके साथ थोड़ा ना है, तो ये एज इट इज़। अब आपको x वाले जोड़ने हैं,
सॉल्व करने लाइक टर्म एक्स एक्स के साथ, तो 3x और 2x माइनस माइनस प्लस कर दो, लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं और ये नंबर को उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। x को यहीं रखो, या x नेगेटिव है ना तो x को आप इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा, और ये यहाँ गया है तो यानी 10 इधर आएगा, 75, 10 यहाँ आएगा तो -10 हो जाएगा। अब ये माइनस कर दो 65, x निकालना है तो मल्टीप्लाई 5 है, डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 से कटेगा 13 पे, तो मीन आपका x 13 यानी मीन x था ना, तो x 13 आ गया मीन। तो मीडियन कैसे आएगी, 25 माइनस एक्स, एक्स कितना है 13, तो 25 माइनस 13 यानी 12। अब क्वेश्चन में देखो पहले मीन है बाद में मीडियन है, ये ऑर्डर भी ध्यान से पढ़ा करो, पहले आपका मीन है फिर मीडियन है, तो मीन पहले लिखना है मीडियन बाद में, तो मीन मतलब 13 फिर बाद में 12, 13 एंड 12। अगर आप 12 एंड 13 भी लिख दोगे ना गलत हो जाएगा, क्योंकि 12 एंड 13 वाला भी ऑप्शन है, तो ऑर्डर ध्यान से देखा करो, पहले मीन है फिर मीडियन है, तो मीन आपका 13 था, मीडियन 12 थी, तो 13 एंड 12 ये आपका बी ऑप्शन है। आई होप सबने बी ऑप्शन पे टिक किया होगा, तो बी ऑप्शन 13 एंड 12 करेक्ट आंसर है इसका। इफ़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन 52 मार्क्स आउट ऑफ 80 देन, तो आपको बोला है मैक्सिमम अगर बच्चों के 52 मार्क्स है तो 52 मीन होना चाहिए, मीडियन होना चाहिए, मॉड होना चाहिए कि रेंज होनी चाहिए। तो जब भी हम मैक्सिमम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम की, कोई भी चीज़ मैक्सिमम है या उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो वो उसका मॉड होना चाहिए। तो अगर 52 मैक्सिमम है चीज़ तो वो एक्चुअल में मॉड होती है, तो 52 मॉड है डाटा का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है 16 का। तो ये तो सबको ही आता होगा, 52 मॉड है, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 1 0 एंड 3y - 5 = 0, इसके कैसे सोल्यूशन है, यूनिक है, 2 है, नो है या इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे पहले तो आप चाहे तो ये जो कंडीशन होती है उससे भी आप कर सकते हो इसको, कि आप ये रेशो निकाल के देख लो। इसका ध्यान रखो, इसका x है बट इसका x नहीं है, तो इसके x की जगह 0x लिख सकते हो, है ना, यानी आप इसे इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखो, इसका x है बट y नहीं है तो 0y, फिर कांस्टेंट तो है इस पर, और दूसरे वाले इक्वेशन में x नहीं हो, x पहले होना चाहिए था बट x नहीं है तो उसको 0x करो, एंड y वाला तो है और कांस्टेंट भी है, तो आप इसे पहले इसे जनरल फॉर्म में लाओ, फिर रेशो बना लो, 2/0 एंड 0/3, क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो ये नॉट इक्वल की कंडीशन बन रही है। ये किसकी कंडीशन होती है, जब ये दोनों नॉट इक्वल हो तो ये यूनिक सोल्यूशन की होती है। या फिर आप देख सकते हो पूरी इक्वेशन x में है तो ये x में दी हुई है -1/2, और ये इक्वेशन पूरी y में, तो इसका y निकल जाएगा। तो जब भी x और y निकल सकते हैं दो इक्वेशन से तो पक्का यानी उसका एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी उसका सोल्यूशन आ रहा है ना एक, अगर यहाँ से x निकल रहा है और यहाँ से y निकल गया पूरा पूरा, तो यानी वो कहीं ना कहीं काट रही है ना, इस यानी उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी आ गए -1/2 और -5/2। तो जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ ही गए दोनों के, इससे और इससे, तो यानी वो यूनिक सोल्यूशन देगी। तो यहीं से समझ आता है कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिए, -1/2 एंड -5/2 पे। बाकी आप इसे जनरल फॉर्म में लाओ, पहले जनरल फॉर्म क्या कहती है, पहले x है, y नहीं है तो 0y लगाओ, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, फिर कांस्टेंट, फिर ऐसे इसमें x नहीं है तो 0x बनाओ, क्योंकि x का x के नीचे होना चाहिए, 2/0 बना, y का y के साथ होना चाहिए, है ना, तो ऐसे भी कर सकते थे। तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा या इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अगर सोल्यूशन पूछते तो -1/2 और -5/2 इसका सोल्यूशन होता। ए ऑप्शन इसका आंसर है। आई होप सबको समझ भी आ गया होगा, तो इसका आंसर यूनिक सोल्यूशन आएगा, ए ऑप्शन। इन अ राइट ट्राइंगल ABC 18 क्वेश्चन, राइट एंगल है ए पे, साइन B 1/4, वैल्यू ऑफ सेक B। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो आपको ए पे राइट एंगल बनाना था, जिस पे बोले उसी पे बनाना है आपको, राइट एंगल आपको ए पे बनाना है। उसके बाद बी पे ये जो साइन थीटा दिया है वो बी पे दिया, तो बी को मैं अपने कन्वीनियंस के लिए बी को नीचे ले लूँगी, क्योंकि इससे क्या होगा, ये जहाँ पे एंगल है ये इसका एंगल बी है ना, इसका थीटा बी है, तो बी की तरफ से ये वाले एंगल की तरफ से ये बेस हो जाएगा, जो भी एंगल थीटा जहाँ होता है वो वाला नीचे वाला साइड बेस, और ये 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, ये वाला बेस हो जाएगा बेस, और ये वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपको साइन B 1/4 दिया है, साइन का मतलब P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर भी दिया है 1 और हाइपोटेन्यूज भी 4, तो 1 और 4। अब ये 1 एग्जैक्ट नहीं होता, 1x 4x होता है, बट मैं क्योंकि MCQ कर रहे हो तो शॉर्ट मतलब x आप हटा भी सकते हो, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये 1 और ये 4 है, ये 1 टाइम्स है और ये 4 टाइम्स है, ओके। अब आप इसमें पाइथागोरस से ये थर्ड साइड निकाल लो, राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस लगा सकते हो, h का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। h कितना है 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस b का, तो ये मैंने पाइथागोरस लगा दिए। अब मेरे को ये पता है ये निकालना है, तो ये निकालना है, तो ये वहाँ जाएगा माइनस होने के लिए, तो 16 4 4 जा, एंड ये 1 माइनस हो जाएगा इधर जाके ना,
तो 16 - 1 15। अब ये स्क्वायर भी लगा इस पर, तो स्क्वायर हटाओ तो रूट भी लगेगा ना, यहाँ से स्क्वायर हट के इस पर रूट लग जाएगा, तो √15 यानी कि जो बेस आ गया वो √15 आ गया। अब आपको सेक निकालना है। सेक आपको पता है ना कॉस का उल्टा होता है, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये अगर सेक निकालना है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस उल्टा करो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये कॉस है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो इसको हाइपोटेन्यूज कितना है 4 और बेस कितना आया था √15, तो 4/√15 डी ऑप्शन 18 का आंसर है। किस किस बच्चे का आया है, बिल्कुल ठीक है, तो इसमें तो बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये तो सबको ही आता होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो एजर्शन रीजन्स है आपके। तो एजर्शन रीजन में आपको फर्स्ट एजर्शन है फॉर एनी 2 प्राइम नंबर पी एंड क्यू HCF 1 होगा बट LCM P+Q होगा। यहाँ पे गलत दे दिया। देखो HCF तो मैं कह सकती हूँ 2 प्राइम नंबर का 1 होता है, क्योंकि उनमें कोई कॉमन फैक्टर होगा ही, जैसे 2 और 3 प्राइम नंबर है ना, तो इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका HCF 1 है, ठीक है। लेकिन LCM जो होता है 2 प्राइम नंबर का, वो मल्टीप्लाई होता है इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों में 2 भी आएगा और 3 दोनों भी आएंगे, दोनों आएंगे ना, दोनों ही प्राइम है, तो दोनों का मल्टीप्लाई होता है। जबकि इन्होंने जो LCM लिख दिया ना वो प्लस में लिख दिया, P+Q नहीं होगा। अगर मैं A भी बोल रही हूँ तो A × B, अगर PQ बोल रही हूँ तो P × Q होना चाहिए, है ना। तो LCM जो होता है प्राइम नंबर का P × मल्टीप्लाई में होता है और HCF 1 होता है, ठीक है। HCF वो ठीक बोला बट LCM गलत बोल दिया, इन्होंने मल्टीप्लाई में होना चाहिए था, जबकि इन्होंने प्लस लगा रखा है, तो एजर्शन तो गलत है आपका, है ना। रीज़न देखो, रीज़न बोला है फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर HCF × LCM प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। रीज़न बिल्कुल ठीक है बट एजर्शन गलत है, रीज़न ठीक है तो एजर्शन गलत है और रीज़न ठीक है आपका, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो 19 का डी ऑप्शन किस किस बच्चे ने लिखा है कमेंट ज़रूर करना। 20 क्वेश्चन देखते हैं। एक डाई फेंकी आपने, डाई में इवेंट E1 जो थी वो एक नंबर <3 थी और इवेंट E2 जो थी वो गेटिंग ए नंबर <3 थी। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है? अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ में आना चाहिए आपको। तो मान लो 2 इवेंट है E और F, अगर इसकी प्रॉबबिलिटी और इसकी प्रॉबबिलिटी टोटल मिला के 1 आ जाती तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ठीक है। दोनों की प्रॉबबिलिटी मिला के 1 आ जाए अगर, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाती है। तो यहाँ पे अगर मैं इवेंट को देखूँ, E1 इवेंट को, या E1 मान लो इसे, अगर ये नंबर <3 है तो डाई के अंदर <3 वाले कौन कौन से आएंगे 1 2, एंड दूसरी इवेंट जो है वो आपकी <3 है, <3 के कौन कौन से आएंगे 4 5 6, क्योंकि ग्रेटर है तो 3 तो आएगा नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि ये <3 था और ये <3 था, तो 4 5 6। अब इसकी प्रॉबबिलिटी निकालो तो ये 2 है तो 2/6 आएगी, और दूसरे वाले की प्रॉबबिलिटी निकालो तो ये 3/6 है ना, 3 है तो 3/6। अब जोड़ के देखो ये 5/6 आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री होता तो ये 1 आना चाहिए था। तो यस, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये वाला जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। इन्होंने बोला ये कॉम्प्लीमेंट्री है क्या, नहीं, इसकी तो 5/6 आ रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, एजर्शन गलत है, तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, यानी एजर्शन आपका गलत है। रीज़न देखो, रीज़न क्या है कि अगर दोनों इवेंट का सम 1 होता तो कॉम्प्लीमेंट्री होती। अभी मैंने जो समझाया था कि दोनों इवेंट का सम अगर 1 है तो कॉम्प्लीमेंट्री होती, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये आंसर 1 आ जाता ना तो यानी एजर्शन रीज़न ठीक भी होते और एक्सप्लेनेशन भी ठीक हो जाता, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो ठीक दिया था, बट क्योंकि एजर्शन ही गलत है, रीज़न भले ही एक्सप्लेनेशन वाइज भी ठीक हो तो भी एजर्शन तो गलत है ना, एजर्शन गलत है तो मतलब डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो इसका आंसर डी है, 20 का और 19 का भी डी ही है। तो कमेंट करना एजर्शन रीज़न किस किस के ठीक है। आई होप अच्छा एग्ज़ाम गया होगा। सेक्शन ए में बताना 1 से 20 तक कितने सारे बच्चों के ठीक है, कमेंट करना सारे बच्चे। एंड इसका सेक्शन बी अगर चाहते हो, सेक्शन सी अगर चाहते हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर दो, आपको सेक्शन बी सी डी कवर हो जाएगा आपका। एंड प्लेलिस्ट को चेक कर लेना अदर कोर्स के लिए भी, और नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कर लेना। आई होप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, कमेंट करना कैसा गया। तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, तो उसका सोल्यूशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो।